बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी के एग्जाम्पल 13.1 से लेकर 13.4 तक सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं हम एग्जाम्पल 13.1। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, और इसकी वैल्यू है 0.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेशो फाइंड करना है, रेशो ऑफ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर वेपर अंडर द अबव कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड करना है, वाटर का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और वाटर वेपर का वॉल्यूम, इनका रेशो फाइंड करना है। हमें ये भी गिवन है कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होता है। एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की मल्टीप्लाई अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कर दी जाए तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, ये हमें इतना क्वेश्चन में गिवन है। अब हम फाइंड करते हैं रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द वाटर वेपर वॉल्यूम। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वैल्यूज वो हमने नोट कर ली हैं। रो 1 हमने ली है डेंसिटी ऑफ वाटर और रो 2 हमने लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर को, और ये वैल्यूज़ हमने दोनों की रख दी हैं। अब हमें यहाँ पर वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें पता है कि जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम के साथ इन्वर्सली रिलेट करती है। तो इससे जो डेंसिटीज़ का रेशो आया वो रो 1 अपॉन रो 2 वो इक्वल आ गया V2 अपॉन V1 के। हमें यहाँ पर फाइंड करना है V1 अपॉन V2, और ये हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो ये V1 है ये क्या है बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ले रहे हैं हम, और ये V2 हम ले रहे हैं वाटर वेपर का वॉल्यूम। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो डेंसिटी है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो बल्क वाटर के ही इक्वल है, मतलब इसके इक्वल ही हम मानकर चल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए हम जो वाटर की डेंसिटी है उसी को हम वाटर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी मान सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास V1 अपॉन V2 की वैल्यू रो 2 अपॉन रो 1 आ गई। हमने ये वैल्यूज़ रख दी हैं, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 6 × 10⁻⁴। ये 10⁻³ ऊपर आके -3 हो जाएगा। यहाँ से हमें ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पावर -4 हो जाएगी। तो जो वॉल्यूम का रेशो है वो आ गया 6 × 10⁻⁴। इससे यहाँ पर ये क्लियर हो जा रहा है कि जो वाटर का वॉल्यूम है वो वेपर के वॉल्यूम का इतने टाइम्स है, मतलब वेपर का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। दैट इज द रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द वाटर वेपर वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁴। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एग्जाम्पल 13.1 समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 13.2। एग्जाम्पल 13.2 में estimate the volume of a water molecule using the data in example 13.1। इस एग्जाम्पल को यूज़ करके 13.1 में जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उनको यूज़ करके हमको जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, V की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर वाटर मॉलिक्यूल। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये हम कैसे लिख रहे हैं एग्जाम्पल 13.1 की हेल्प से। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसको हमने 13.1 एग्जाम्पल में माना था डेंसिटी ऑफ बल्क वाटर के ही इक्वल, और ये वैल्यू हमें गिवन है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें यहाँ पर फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको मास और डेंसिटी पता होनी चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर लेंगे। अब डेंसिटी तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन हमें मास नहीं पता है, तो हम मास फाइंड कर लेते हैं। हमें ये पता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर ये होता है 18 ग्राम। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में, कि वाटर के 1 मोल का जो मास होता है वो 18 ग्राम होता है। H2O है ना फॉर्मूला। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 × 10⁻23 एवोगाड्रोस नंबर जो है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो मीन्स ये जो 18 ग्राम मास है ये किसका है, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का। अब हम यहाँ से एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ये हो गया 18 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23। इस नंबर से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वन मॉलिक्यूल का जो मास है वो भी आ गया। डेंसिटी हम यही मान के चलेंगे। अब डेंसिटी में अमाउंट तो मैटर करता नहीं है, डेंसिटी की वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ पर हमने ये मास की वैल्यू रख दी है और ये डेंसिटी की वैल्यू रख दी है। तो हमको वॉल्यूम की वैल्यू मिल गई 3 × 10⁻29 मीटर क्यूब। बच्चों ये यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है तो इसकी हेल्प से हम रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल ये भी फाइंड कर सकते हैं, आर की वैल्यू। तो हम रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल फाइंड कर लेते हैं। कैसे, v = 4/3 πr³। ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम। स्फेरिकल शेप में मान के चलेंगे ना हम मॉलिक्यूल को, तो हमने ये स्फेरिकल शेप में मान लिया और स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया है। इनको हमने ऐसे यहाँ पर इक्वेट कर दिया। अब r³ की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली कि ये 3 और 4 दूसरी साइड चले गए और पाई भी, तो पाई की वैल्यू हमने 3.14 रख ली है। अब इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया और ये जो पावर 29 है इसको हमने 30 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है ना, तो जब हम क्यूब रूट लेंगे तो ये 30 का वैल्यू जो है क्यूब रूट में पावर की वो 10 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने इसका क्यूब रूट ले लिया, तो ये पावर 30 है तो 10 आ गई। और यहाँ पर हमने इसको राउंड ऑफ करके ले ली है वैल्यू को, कि ये हमने 2 मान लिया है कि 7.16 का हमने एस्टिमेशन में क्यूब रूट लिया, तो ये 2 के इक्वल हम इसको मान के चल रहे हैं। तो इस तरह से जो रेडियस है मॉलिक्यूल की वो कितनी आ गई, 2 × 10⁻10 मीटर। और हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻10 मीटर होता है, तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया 2 एंगस्ट्रॉम। तो जो रेडियस आई बच्चों मॉलिक्यूल की वो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की आ गई। तो यहाँ पर हमने ये रेडियस भी फाइंड कर ली है। वैसे क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम ही पूछा था, पर आगे के क्वेश्चंस में हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने यहाँ वॉल्यूम की हेल्प से ये कैलकुलेट कर ली है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 13.3। बच्चों एग्जाम्पल 13.3 में हमें एवरेज डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन द एटम्स इन वाटर। ठीक है, तो हमको एटम्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है और इसके लिए हम डाटा यूज़ करेंगे एग्जाम्पल 13.1 और 13.2 में जो गिवन है। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें यहाँ पर पता है कि वाटर जब लिक्विड स्टेट में है और उससे वो वेपर स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आता है। तो हम वही इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये हमने एग्जाम्पल 13.1 में फाइंड किया था कि ρ1/ρ2 = V2/V1 से हमने V1/V2 की वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पर हम V2/V1 की फॉर्म में लिख ले रहे हैं इसको। तो 1000/0.6 ये आ गई वैल्यू। मीन्स ये जो V2/V1 है इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ से ये हम जब डिवाइड करेंगे तो 1.67 × 10⁻³ ये वैल्यू आ जाएगी। V2 हम यहाँ पर ले रहे हैं वेपर का वॉल्यूम और V1 हम यहाँ पर ले रहे हैं वाटर का वॉल्यूम। ये हमने ऐसे ही एग्जाम्पल 13.1 में किया था। इस रिलेशन से ये क्लियर है कि जो वेपर का वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम का इतने टाइम्स है। ठीक है, मीन्स जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम इतने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 1.67 × 10⁻³ टाइम्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को इग्नोर कर दे रहे हैं, हम जस्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि 10⁻³ टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इस नंबर को हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर 10⁻³ टाइम्स ये इंक्रीज हो गया वाटर के वॉल्यूम से। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वॉल्यूम इतना इंक्रीज हुआ है तो रेडियस भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब रेडियस का रिलेशन क्या है वॉल्यूम के साथ, रेडियस जो है वो वॉल्यूम का क्यूब रूट है।
तो रेडियस में जो इंक्रीज आया है वो वॉल्यूम के क्यूब रूट जितना इंक्रीज आया है। तो हमने फिर यहाँ पर देखा कि वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो रहा है 10⁻³ टाइम्स। तो जो रेडियस में इंक्रीज होगा वो कितना होगा 10⁻³ का क्यूब रूट मीन्स 10 टाइम्स। तो रेडियस में 10 टाइम्स का इंक्रीज हम मान के चल रहे हैं। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। तो अब जो रेडियस है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई, मतलब जो नई रेडियस है अब वेपर में वो कितनी हो गई, वाटर में जो रेडियस है उसका 10 टाइम्स। और वाटर के मॉलिक्यूल की रेडियस हमने अभी जस्ट पिछले एग्जाम्पल 13.2 में ही फाइंड की है कि ये 2 एंगस्ट्रॉम होती है। तो हमने आर की वैल्यू यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम रख दी। इस तरीके से जो नई रेडियस है वो कितनी आ गई 20 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर हम 2 एटम्स की बात करें तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी बच्चों एटम्स के बीच में वो तो 2r के इक्वल हो जाएगी ना। एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम तक के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो 2r के इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम डायमीटर के इक्वल मीन्स 2r के इक्वल मान लेते हैं। और r क्या है r', तो 2r' की वैल्यू कितनी आ गई 40 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से जो एवरेज डिस्टेंस है एटम्स के बीच की उसको हम 40 एंगस्ट्रॉम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 13.4। बच्चों एग्जाम्पल 13.4 में गिवन है कि एक वेसल है जिसमें 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, नियॉन एंड ऑक्सीजन। नियॉन मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन डायटॉमिक है। द रेशो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर इज 3:2। हमें इनका रेशो भी गिवन है ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट द रेशो ऑफ, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है मास डेंसिटी ऑफ नियॉन एंड ऑक्सीजन इन द वेसल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एटॉमिक मासेस गिवन है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है रेशो ऑफ प्रेशर फॉर नियॉन एंड ऑक्सीजन। तो हमने इनको P1 P2 लिख लिया है। नियॉन के लिए हमने 1 यूज़ कर लिया है और ऑक्सीजन के लिए 2। तो P1/P2 की वैल्यू 3/2 ये गिवन है हमें। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वेसल में 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। तो वेसल में जब नियॉन और ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है तो उसके बाद उनका कुछ एक कंबाइंड प्रेशर होता है। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो कंबाइंड प्रेशर होगा वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा, मीन्स P = P1 + P2। और ऐसे में जो वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं ये कांस्टेंट रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता है। तो अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं गैस इक्वेशन को, P1V = N1RT एंड P2V = N2RT। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करके हमारे पास P1/P2 की वैल्यू आ जाती है, वो है N1/N2। यहाँ पर ये N1 N2 आप जानते ही हैं नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये गैस कांस्टेंट है। P1 P2 आपको पता ही है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है। तो P1/P2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इससे हम N1/N2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस रिलेशन से, क्योंकि P1/P2 कितना गिवन है हमें 3/2, इसलिए N1/N2 कितना आ गया 3/2। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो फाइंड करना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि N1 N2 आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 गैसेस। तो N1/N2 फाइंड करना है। रिलेशन क्या यूज करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशो हुआ इस रिलेशन से वो N1/N2 आ गया, ये तो कांस्टेंट है ना। और N1/N2 की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, यहाँ पर इसकी हम वैल्यू रख देते हैं 3/2। तो ये आ गई हमारे पास N1/N2 = 3/2। मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो भी वही आ गया जो प्रेशर का रेशो है,
या जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशो है। अब सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ पर डेंसिटीज़ का रेशो फाइंड करना है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पर हम ये मास ले रहे हैं, गैस का मास, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मासेस से। तो यहाँ पर हमने m की वैल्यू रख दी है n इंटू m, और v वॉल्यूम जो है वो तो सेम ही है, उसमें तो कोई चेंज है नहीं, तो इसलिए वॉल्यूम ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास n1 अपॉन n2 की वैल्यू है और m1 अपॉन m2 हमने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम m1 अपॉन m2 भी लिख सकते हैं ना, तो यही वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर mn अपॉन mo। तो n1 अपॉन n2 की भी वैल्यू है, m1 अपॉन m2 की भी वैल्यू है। ये वैल्यू हमारे पास n1 अपॉन n2 तो है 3/2, m1 अपॉन m2 क्या है 20.2, और इसके लिए ये वैल्यू हमें दी हुई है 32। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई, और डिवाइड करके आ जाता है 0.947। तो जो रेशो है मास डेंसिटी का नियॉन और ऑक्सीजन के लिए वो आ गया 0.947। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।